यहीं पे हमें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जरा हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम कोई भी रैंडम शेप का कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हम लोग जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं। इस रैंडम ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से, कहां से? सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है इस तरह से। This axis is passing through the center of mass of this body. Center of mass का मतलब आई होप सब लोग को पता होगा, बॉडी का सेंटर ही होता है, बट ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि वहां पे पूरे के पूरे बॉडी का मास है, वहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास है, हम ऐसा उसको मानते हैं वहां पे, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं IC ले रहा हूं। IC, what is IC? It is moment of inertia about an axis passing through the center of mass of the body। और एक बात, तुम्हें IC की वैल्यू पता है, मतलब तुम्हें यह पता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। यू नोट दिस, तो वो भी मैं लिख रहा हूं यहां पे, वी नो द वैल्यू ऑफ IC। और तुम्हें IC कैसे पता चला? कल के लेक्चर में तुम्हें एक सेंटर ऑफ एक्सिस से निकाल के दिखाया था कि दिखाया था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क वाला किया था कि नहीं किया था? इफ यू अंडरस्टैंड, कल के लेक्चर में ये किया है कि नहीं है? देखो, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके तुमने IC निकाला। IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट पासिंग थ्रू है इट्स सेंटर। तो देखा, सेंटर से पास हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम करके तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट का IC निकाल लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है वी नो द वैल्यू ऑफ IC। अब आगे क्या होगा? अब तुमने एक बात ध्यान रखनी है, सपोज सपोज कोई बंदा तुम्हारे पास आता है और वो तुम्हें बोलता है कि एक और एक्सिस है इस तरह से। ये जो एक और एक्सिस आप देख रहे हैं, ये एक और एक्सिस आपकी खुद की बनाई हुई सेंटर वाली एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल बनाया उसने। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आई नॉट ले रहे हैं। व्हाट इज आई नॉट? इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is parallel to the center axis। क्या बोला मैंने? What is this? ये एक ऐसी एक्सिस है जो आपकी सेंट्रल एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। ये एक ऐसी एक्सिस है, ये एक ऐसी एक्सिस है जो आपके सेंट्रल एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों एक्सिस एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल है। आई होप आपको 3D में एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट होता और ये वाली एक्सिस आपके सेंटर से पास होती, तो हो सकता है कोई दूसरी एक्सिस ऐसी होती। इन दोनों एक्सिस को बिल्कुल ध्यान से देखो। ये जो मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में जो मैंने एक्सिस पकड़ के रखी है वो एग्जैक्टली मेरे उस रिंग के सेंटर से पास हो रही है। पर ये वाली एक्सिस सेंटर से पास नहीं हो रही, कहीं और से पास हो रही है। पर ये वाली एक्सिस मेरे सेंटर वाले एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। दोनों एक्सिस एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी हमने यहां पे एक रैंडम ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए सेंटर वाली एक्सिस, और तुम्हें पता होना चाहिए वो दूसरी वाली एक्सिस।
और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो थ्योरम का नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पड़ा है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ I naught with the help of IC। हमें इस I naught यानी कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसकी मदद से, सेंटर वाले एक्सिस की मदद से बताना है। छोटी छोटी चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, आपके दोनों एक्सिस के बीच में एक डिस्टेंस होगा जो होगा h। h क्या है, व्हाट इज h, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। याद रखना h हरदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों एक्सिस के बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आई होप समझते हो, अगर आपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन यहां पे भी 90 बनानी चाहिए, यहां पे भी 90 बनानी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो एच, वो इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट का नाम हम O पॉइंट दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम C पॉइंट दे रहे हैं, बिकॉज इस एक्सिस का नाम IO है इसलिए O, IC इसलिए C। इतनी बात सब लोग को समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कर रहे हैं? फटाफट बोलिए, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दीज टू थिंग्स। IC क्या है, I नॉट क्या है और H क्या है, क्या ये सब लोग को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बोला गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, हम लोग ने नहीं बोला, वो थ्योरम का खुद का रूल है, यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एवरीबडी गिव मी a yes or no, एवरीबडी गिव मी a yes or no, फटाफट रिप्लाई करना है सब लोगों ने। आईसी सेंटर से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई नॉट कोई भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो पता करना है हमें। एक और चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए, कैपिटल M जो आप देख रहे हो वो आपका मास ऑफ आपका बॉडी होगा, मतलब इस पूरे बॉडी का मास कैपिटल M होगा। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे, गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, गिव मी अ रिप्लाई। फर्स्ट पेज सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? फटाफट एवरीबॉडी, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, अगर फर्स्ट पेज क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ के मतलब ही नहीं है। गॉट इट है, सब लोगों ने गॉट इट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गॉट इट है। बार बार खुद को बोलो, बार बार खुद के दिमाग में रखो, मुझे आईसी पता होगा, ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा, मुझे इस बंदे का टोटल मास पता होगा। बार बार खुद को रिपीट करो, बार बार खुद को रिपीट करो, मुझे आईसी पता है, मुझे एच पता है, मुझे इस पूरे बंदे का मास भी पता है, मुझे आईसी यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास होती है उसके अबाउट एक पैरेलल एक्सिस बनाई गई और बोला गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, इसका पता करने बोला, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर एक्सिस बदल जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आई नॉट का और आईसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, एक्सिस बदल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। अब इस डायग्राम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो जरा वो कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ध्यान से आपने नोटिस करने हैं, ठीक है। आपने इस पूरे के पूरे डायग्राम में आपने कंसीडर करना है एक पॉइंट P, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई पार्टिकल हो सकता है,
वो पॉइंट P से आपने सबसे पहले आपके इस बंदे को ज्वाइन करना है, सेंटर ऑफ दिस एंड दिस ज्वाइन, देन यू हैव टू ज्वाइन सेंटर ऑफ दिस एंड दिस। ये दो काम आपने करने हैं। उसके बाद आपने यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इस तरह से। तीन काम किए आपने, तीन काम किए। क्या तीन काम किए, मैं रिपीट करता हूं। ओ पॉइंट को, यानी कि इस एक्सिस के सेंटर को उस पी पॉइंट से आपने ज्वाइन किया, इस एक्सिस के सेंटर को आपने पी पॉइंट से ज्वाइन किया। ये दो काम तो आपको समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द पॉइंट। अगर आपने कल के सारे डेरिवेशन देखे होंगे, कोई भी डेरिवेशन देखे होंगे, तो एक्सिस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पक्का लिखा रहता है, आर, आर होता है वो डिस्टेंस। इस एक्सिस और पॉइंट पी का डिस्टेंस ओके, इस एक्सिस और पॉइंट पी का डिस्टेंस ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द सेंटर। हम लोग कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग सेंटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद आप जो डॉटेड लाइन में चीज देख रहे हो वो कंस्ट्रक्शन है। इस पॉइंट का नाम एन है, ठीक है, और आपने यहां से एक डॉटेड परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पे ड्रॉप कर दिया। इतना कार्यक्रम करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अब अपना कार्यक्रम चालू कर सकते हैं? सिंपल कार्यक्रम है, 4 लाइन का डेरिवेशन है, सिर्फ 4 लाइन का डेरिवेशन है। कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है डेरिवेशन के अंदर, बस मेन मेन बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करें, कैन वी स्टार्ट? फटाफट चालू कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहां पे, एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर, ठीक है, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए यहां पे। ओके, डायग्राम हमारे सामने, शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से बात को समझना, ठीक है। हमें अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस का निकालने के लिए बोलेगा, इस वाले पॉइंट के लिए, कौन से वाले पॉइंट के लिए? आई सी, पी वाले पॉइंट के लिए। कौन से वाले पॉइंट के लिए? पी वाले पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है कि हमने जो बॉडी कंसीडर की है, वो बॉडी हमने कंटिन्यूअस बॉडी कंसीडर की है। वी हैव कंसीडर्ड दिस बॉडी एज अ कंटिन्यूअस बॉडी, होमोजीनियस बॉडी। अगर आप कभी एक होमोजीनियस बॉडी का इस्तेमाल करते हो, तो फॉर होमोजीनियस बॉडी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। अगर आपको फॉर्मूला कल के लेक्चर में याद आएगा तो। अगर मैं इस वाले एक्सिस का फॉर्मूला लिखूं, आईसी वाले एक्सिस का फॉर्मूला लिखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन से एक्सिस के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ये जो छोटू सा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसका मास डीएम पकड़ लो, इसका मास क्या पकड़ लो? डीएम पकड़ लो। तो कैसे लिखोगे आप? आई सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
सी पी का स्क्वायर, डिस्टेंस देखा, इस पॉइंट का नाम मैंने पी पकड़ा था, सी पी का स्क्वायर टाइम्स डीएम. व्हाट इज सी पी? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट पी. देख सकते हैं एक्सिस और पॉइंट पी का डिस्टेंस सीपी है. और यहां पे आर वही होता था, अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो आर क्या होता था? आर इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड द पॉइंट पी. अनिला, आर यू सीइंग? आई हैव रिटन एवरीथिंग हियर. क्या लिखा है मैंने यहां पे? पढ़िए जरा अच्छे से. कौन से एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं मैं? हाँ, रीड रीड, जल्दी रीड करो. यस, कौन से एक्सिस के लिए लिख रहा हूं मैं? फॉर विच एक्सिस आई एम राइटिंग क्लासेस? यस बोलो सब लोग. कौन से एक्सिस के लिए लिख रहा हूं मैं? क्या मैंने साफ साफ मेंशन किया? आई एम राइटिंग इट फॉर द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल. सेंट्रल वाले के लिए लिख रहे कि नहीं लिख रहे? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस कहां से कहां तक का नापा जाएगा? सेंट्रल वाले से पॉइंट पी का नापा जाएगा. सेंट्रल वाले से पॉइंट पी का डिस्टेंस नापा जाएगा. तो सेंट्रल वाले एक्सिस की सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? सीपी. सीपी सीपी इसलिए यहां पे सीपी स्क्वायर लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर सीपी स्क्वायर, डीएम डीएम, सीपी डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट पी. ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन. सब लोग का ध्यान 200% यहां पे होना चाहिए. एक भी चीज यहां की वहां हुई, आपका ध्यान थोड़ा भी यहां का वहां का हुआ, काम खत्म हो जाएगा. इसलिए अच्छी तरह से बात को समझना है. होमोजीनियस बॉडी कंसीडर किया यानी कि बेसन का लड्डू कंसीडर किया, और अगर बेसन का लड्डू कंसीडर किया तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से किसी भी बंदे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है. इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छोटा सा डीएम कंसीडर किया, और बेसन के लड्डू में डीएम कंसीडर किया जाता है, अगर आपको याद आएगा तो. अब मैं अगली चीज क्या लिखने जा रहा हूं? अगली चीज सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखनी है. ये चीज हो गई इस वाले एक्सिस के लिए, इस वाले एक्सिस के लिए. अगली चीज मेरी बिल्कुल सब लोग ध्यान से सुनेंगे. अगली चीज मैं लिखने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. अब सब लोग का ध्यान इस वाले एक्सिस पे आ गया. एवरीबडी हैज शिफ्टेड देयर आईज फ्रॉम दिस एक्सिस टू दिस एक्सिस. अब मैं लिखूंगा आई ओ, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई ओ. इक्वल टू साइन मैंने डाला यहां पे. क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन. अब डिस्टेंस इस एक्सिस के सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस आना चाहिए, एंड द डिस्टेंस विल बी ओ पी का स्क्वायर, एंड अगेन द मास इज डीएम. सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट थी, आपको ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर पहला पेज सब लोग को समझा है, आईसी क्या है, आई नॉट क्या है, तो फिर आपकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाती हैं. उसके बाद ये समझना जरूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हम लोगों ने जब ये, नहीं रूपाली, डेरिवेशन जब सॉल्व किया गया है तो उसके लिए होमोजीनियस बॉडी ही कंसीडर किया है. मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज कि मोस्टली आप यहां पे होमोजीनियस बॉडी कंसीडर करके ही मेन डेरिवेशंस करेंगे. आ रही है आपको बात समझ में? इसलिए हम होमोजीनियस बॉडी कंसीडर कर रहे हैं. अब क्या? अब क्या? आई सी इस वाले एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से वहां तक का, और इस वाले एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से वहां तक का. कहां तक का? पी पॉइंट का. पी पॉइंट पे एक छोटा सा मास कंसीडर किया डीएम. ये फॉर्मूला आपने चेक करना है. दिस इज योर फॉर्मूला. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम. दिस इज द प्लेइंग द रोल ऑफ आर, एंड दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ आर. These two equations are okay with everybody, then only we can move forward, or else we can't move forward. अगर ये दोनों इक्वेशन
इस पर्टिकुलर डायग्राम के रिस्पेक्ट में सब लोगों को समझ में आई है तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। बोलो बोलो। डेरिवेशन एकदम छोटा है, 4 लाइन का डेरिवेशन है, सिर्फ मैं डिटेल में लिख रहा हूं इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है। डेरिवेशन एकदम छोटा है। यहां तक सब लोग के दिमाग में चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे। गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू। एवरीबडी इज ओके टिल नाउ? आईसी कैसे आया, आई नॉट कैसे आया, ये सबको बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात को और अच्छी तरह से सब लोग को सुनना है। यू हैव टू पे मोर अटेंशन राइट नाउ। इस आई नॉट वाली चीज को थोड़ा और बेहतर करने जा रहे हैं। इस आई नॉट वाली चीज को थोड़ा और बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है। ओपी, ओपी ट्रायंगल ओ एन पी मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओ एन पी, ओ एन पी नाम का मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। ओ एन पी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप ये सबको दिखाई दिया होगा। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया तो ओपी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ओपी स्क्वायर का वैल्यू आएगा पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। क्या यूज किया मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिखाई देना चाहिए। एवरीबडी शुड बी सीइंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओ एन पी, ओ एन पी नाम का राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिखना चाहिए। ओ एन पी नाम का जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ओपी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओ एन एक साइड हो जाएगा और आपका पी एन एक साइड हो जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर यानी कि यहां पे, पीएन का स्क्वायर यानी कि यहां पे, और ओएन का स्क्वायर यानी कि यहां पे। थोड़े और चेंजमेंट्स कर सकते हैं हम लोग इसमें। हम लोग लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर पी एन का स्क्वायर प्लस, इस ओ एन को ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज ओ सी प्लस सी एन का स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो ओ एन नाम की साइड है वो ओसी से और सी एन से मिलके बनी है, इसलिए मैंने इस ओ एन नाम की चीज को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ओसी प्लस सी एन। अब ओसी प्लस सी एन द होल स्क्वायर इट इज लुकिंग लाइक ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्यों ना इसका फॉर्मूला लगाया जाए। तो ओपी का स्क्वायर आपको मिलेगा पीएन का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी सी एन प्लस सी एन का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओ एन को दो भाग में तोड़ा। अब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, इस वैल्यू को उठा के हम लोग ओपी की जगह पे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के ओपी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट ऑल्सो हम लोग थोड़ा बहुत इसमें और कार्यक्रम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकती है क्या। जैसे कि ओसी के जगह पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। देयर इज समथिंग व्हिच यू कैन सब्स्टिट्यूट अबाउट ओसी, बिकॉज ओसी एच है तो आपको यहाँ पे ओसी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ओसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशंस कर लिए जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपी का स्क्वायर जो पहले से ही चल रहा है, पीएन, पीएन कुछ नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, पीएन हम लोग वैसे का वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो पीएन हम लोग वैसे का वैसे ही रख रहे हैं। हाँ, पीएन वैसे का वैसे ही रख रहे हैं। पी एन का स्क्वायर वैसे का वैसा है प्लस
ओसी की जगह पे एच का स्क्वायर लिख रहा हूं बिकॉज ओसी की वैल्यू एच है, आप देख सकते हैं, प्लस 2 ओसी की जगह पे एच कर रहा हूं और सी एन ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता सी एन क्या है, प्लस आगे सी एन का स्क्वायर है, कोई नाम नहीं है, वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इस पूरी की पूरी चीज को उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं इसको ले रहा हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, एंड अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ओपी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। ओपी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहां पे। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन हमारे पास है आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओपी का स्क्वायर डीएम, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इस पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट अप कर सकते हैं। वी कैन पुट अप दिस होल वैल्यू हियर, ठीक है, एंड लेट्स चेक क्या आता है, ठीक है। चलिए, आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर, पूरी वैल्यू उठा के पुट कीजिए, ब्रैकेट पी एन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच, यहां पे आएगा सी एन प्लस सी एन का स्क्वायर ब्रैकेट डीएम। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे चीज को उठा के यहां पुट किया ओपी स्क्वायर की जगह पे। ओपी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी की पूरी थी, इस पूरे के पूरे चीज को उठा के यहां पे पुट अप कर दिया, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर डीएम था, ब्रैकेट के बाहर हमने डीएम लगा दिया। यहां से यहां तक क्लियर है क्या? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ओ एन की जगह पे स्प्लिट करना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, उस फॉर्मूले में थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन करना और फिर उठा के यहां पे लगा देना। ब्रैकेट के साथ लगाया है। आई होप ये बात सब लोग को समझ में आ रही है। बोलिए, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप? सब्स्टिट्यूशन तक कोई डाउट किसी को नहीं आना चाहिए, फटाफट हो जाए कहानी, हाँ या ना हो जाए। विजय क्या बोल रहे हो? क्या चाहिए? स्क्वायर को ब्रैकेट मतलब? हाँ हाँ, तो ये ओपी के स्क्वायर की वैल्यू है ना। ये ओपी के स्क्वायर की वैल्यू है, बाहर डीएम है। बचपन में बॉडमास रूल नहीं सीखा है आपने? ब्रैकेट बिना लगाए कैसे हो जाएगा? ये डीएम सबके साथ अंडर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस भूल गए? बॉडमास रूल बचपन में पढ़ा। अगर ये ब्रैकेट में नहीं लगाऊंगा तो ये डीएम सिर्फ सीएन के साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई देगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। सीएन को एक्स नहीं लिया है, नहीं लिया है, वहां पे लिया है वीडियो में, यहां पे नहीं लिया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में एच का स्क्वायर कैसे आया? थर्ड इक्वेशन में एच का स्क्वायर, ओसी की जगह पे एच लिखा है बेटा। आप डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओसी की वैल्यू एच है, इसलिए ओसी की जगह पे ओसी का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर। डन, आई होप दिस इज डन। आगे बढ़ू। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अब मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं, वो ट्रायंगल का नाम है पीसीएन या सीएनपी या पीसीएन, जो भी ट्रायंगल है। ये छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर करने जा रहा हूं, ठीक है। क्या है? यहां तक इसको स्टॉप करेंगे, इसको स्टॉप करके मानेंगे इक्वेशन नंबर 4।
अब एक नया ट्रायंगल कंसिडर करने जा रहे हैं, ट्रायंगल पीएनसी लेते हैं। पीएनसी नामकरण क्या है ट्रायंगल का? पीएनसी, जो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूं तो पीसी स्क्वायर विल बी पीएन स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर। पीसी स्क्वायर पीएन स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर, बिकॉज पीसी इज द हाइपोटेन्यूज। तब क्या लिख सकते हो ये ट्रायंगल में? पीएन का स्क्वायर, सॉरी, पी सी का स्क्वायर इज पी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। आई होप ये सब लोग को बात समझ में आ रही है। पहले बड़े वाला ट्रायंगल लिया था, अब छोटा वाला ट्रायंगल लिया है। और आपने नोटिस किया होगा तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में कभी आपने डेरिवेशन देखे होंगे, ऐसी डेरिवेशन होते थे। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का अगर डेरिवेशन देखा है, सेम डेरिवेशन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का भी है। बस अभी आपने देखा बड़ा वाला ट्रायंगल आपने कंसीडर किया, अब आपने ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। छोटे वाले ट्रायंगल में पीसी हाइपोटेन्यूज है और एनसी और पीएन आपके दो साइड्स है। तो इस वाले चीज को अब हम लोग हमारे इस वाले डेरिवेशन में इंक्लूड करने की सोचेंगे। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को बिल्कुल ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 5 में आपके पास पीएन का स्क्वायर है, हमारे पास भी पीएन का स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 5 में आपके पास एन सी का स्क्वायर है, हमारे पास भी एन सी का स्क्वायर है। सी एन लिखो या एन सी लिखो, एक ही बात है। क्यों ना इन दोनों को मिला के अगर पीसी स्क्वायर बनता है तो क्यों ना इन दोनों को मिला के पीसी स्क्वायर लिख दिया जाए यहां पे। तो आपका अब आएगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। इसको उठा के यहां पे पुटअप करो। आई नॉट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये बंदा प्लस ये बंदा बन जाएगा, यानी कि पीसी स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट लगाना ना भूले, प्लस पहले ये वाला बंदा लिखिए 2HCN प्लस H स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज DM। ये आपके लिए बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। जर्नी बिल्कुल अच्छी तरह से देखनी है, एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पीएन स्क्वायर और सीएन स्क्वायर के बदले पीसी स्क्वायर लिखा, एच स्क्वायर की जगह पे दिख रहा है 2HCN की जगह पे दिख रहा है। इक्वेशन थोड़ा बड़ा था, अब थोड़ा और छोटा हो गया। इज द जर्नी फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन टू द सिक्स्थ इक्वेशन क्लियर? फोर्थ इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन तक की जर्नी क्लियर है क्या? Everybody is understanding the journey from the fourth equation till the sixth equation? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। फोर्थ इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन का जर्नी सब लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। बहुत ही बढ़िया। अब जरा पलट के देखते हैं, क्या मुझे और भी चीजें पता होनी चाहिए थी? थोड़ी और चीजें भी इसके बारे में पता करते हैं, बराबर है? तो क्यों ना मैं इस सबसे पहले इस डीएम को अंदर मल्टीप्लाई करूं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि इस डीएम को पहले अंदर मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं ब्रैकेट है और डीएम बाहर है, तो डीएम अब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? आई नॉट विल बी, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, वहां से डीएम को मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ पीसी स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ 2h CN डीएम प्लस इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर डीएम। ब्रैकेट ओपन किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन पीसी स्क्वायर को भी दिया, डीएम को भी दिया, इसको भी इंटीग्रेशन दिया, इसको डीएम दिया, इसको भी इंटीग्रेशन दिया, इसको भी डीएम दिया। ठीक है, अब आपने चीज क्या समझनी है?
अब एक चीज है जो ये कहता है कि किसी भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब ये 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ाई जाती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका जो भी मास का अरेंजमेंट होता है वो सिमेट्रिक होता है। 11th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ाई जाती है। और अगर सिमेट्रिक होता है तो ये वाला जो टर्म है 2HCN टाइम्स डीएम, 2HCN टाइम्स डीएम, ये जो आपको यहां पे टर्म दिखाई दे रहा है, ये टर्म उस कंडीशन की वजह से जीरो हो जाएगा। इस टर्म का फाइनल आंसर जीरो आएगा। कौन से टर्म का फाइनल आंसर जीरो आएगा, लिख के देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ Cn टाइम्स डीएम, इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सोच के देखिए, ये जो डिस्टेंस है Cn, ये जो डिस्टेंस है Cn, ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के साथ लिया गया है। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के साथ ये डिस्टेंस है Cn। इसका मतलब इंटीग्रेशन Cn टाइम्स dm, अगर हम इसको जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब इस Cn लाइन पे जितने भी मासेज होंगे अगर हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आंसर जीरो आना चाहिए। क्योंकि सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के बीच में जितने भी मासेज हैं वो सारे सिमेट्री में आते हैं। सिमेट्री का मतलब है एक जैसे मासेज आते हैं, और सिमेट्रिकल चीजों का इंटीग्रेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर जीरो आना चाहिए। अगर आपको यह बात नहीं पता है, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ मास को लेकर ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की, अगर आपने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले नहीं देखे, m1 x1 m2 x2 m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस l3, अगर वो फॉर्मूले नहीं देखे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बंदे का इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। रीजन मैंने लिख दिया है। इंटेंसिटी बैच में जब मैं 11th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन का सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब इस बात में थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर डिस्कशन करके एक्चुअल डेरिवेशन को डिले नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए खाली आप ये समझ जाओ कि इंटीग्रेशन ऑफ Cn टाइम्स डीएम का आंसर जीरो होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ Cn टाइम्स का आंसर जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल स्टेटमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, आपके पास जो फाइनल स्टेटमेंट बचेगा वो ये बचेगा। अगर ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है तो आपके पास बचेगा I0, ये वाला, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीसी स्क्वायर डीएम बच रहा है। ये पूरा का पूरा टर्म हो गया गायब, और अब प्लस इसके इंटीग्रेशन में h स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा डीएम का। ये पूरा का पूरा टर्म गायब, बिकॉज ये इंटीग्रेशन जीरो था। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो पीसी स्क्वायर टाइम्स डीएम का इंटीग्रेशन यहां पे क्या है, सीपी स्क्वायर टाइम्स डीएम का इंटीग्रेशन को अपन आईसी बोलते हैं। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। आई नॉट बराबर इस पूरे की जगह पे आपने लिखा आईसी प्लस डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम, और एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। आपका फाइनल फॉर्मूला हाजिर है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। रिपीट टेलीकास्ट अच्छी तरह से सुनना। मैंने पहले ही बोला था वो वीडियो देख के आना।
बिकॉज कैसा है कि आप वीडियोस को बार बार पॉज रिपीट, क्या बोला क्या नहीं बोला देख सकते हैं। एक टाइम में मैं आपको सिर्फ एक बार रिवीजन दूंगा, पर उसमें भी आपको बेटर समझ में आएगा। डोंट टेक टेंशन, सिंपल है। बस फर्स्ट टाइम इतनी हेवी चीज देखते हो और बचपन की कुछ नॉलेज याद नहीं होंगी तो टेंशन आता है दिमाग को। वन पेज एट अ टाइम दिमाग में रखना है और देखना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों हम लोग कर रहे हैं, व्हाई वी आर सॉल्विंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें क्या देगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें आई नॉट नाम की एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। वो आई नॉट नाम की एक्सिस की खासियत क्या है? आई नॉट नाम की एक्सिस का खासियत यह है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस। एक ऐसी एक्सिस जो आपके सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल हो, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पर हम लोग के साथ खासियत और एक चीज जुड़ी हुई है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट विद द हेल्प ऑफ आईसी। आईसी के मदद से हमें आई नॉट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, पूरे बॉडी का मास m है। दूसरी चीज, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। आईसी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई नॉट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने पूरी बॉडी में एक छोटा सा मास dm कंसिडर किया। इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस, इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस लिख दिया। एक कंस्ट्रक्शन किया ताकि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल सके जिनमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको। यह कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ही वही था कि आपको एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिले और आपको एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिले, इसलिए आपने यह कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले स्टेप में आपने यह दिखाने की कोशिश की कि अगर यह बॉडी एक होमोजीनियस बॉडी है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस का लिखा, फिर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अदर एक्सिस का लिखा। सेंट्रल एक्सिस से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस सीपी था। सेंट्रल ये कोई भी एक्सिस से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस ओपी था, इसलिए आर स्क्वायर की जगह पे सीपी और आर की जगह पे ओपी। डीएम डीएम दोनों फॉर्मूले डन, काम खत्म। ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको समझ में आना चाहिए डायग्राम के बाद। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और डेरिवेशन खत्म हो गया, लिटरली बोलता हूं। इसके बाद जो ब्लैक में मैंने लिखा है, सिर्फ 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के बात खत्म हो गई। पहली बार आपने ओएनपी नाम के ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ओएन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया और जिसकी वैल्यू दिखाई दी पुट कर दिया, ओसी की वैल्यू पुट कर दी खाली। अब इस चीज को उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि आपने ओपी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। सेकंड इक्वेशन में जब वो वैल्यू पुटअप किया, उसके बाद एक फाइनल इक्वेशन बन गई। अब वापस एक छोटू वाले ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक फाइनल इक्वेशन बन गया। देखा आपने, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। एक बार बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। छोटे वाले ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। पीएन स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर बढ़ा के पीसी स्क्वायर हो गया, इन दोनों की जगह पे पीसी स्क्वायर लिख दिया। अगले स्टेप में डीएम और इंटीग्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लाना है। 1 2 3 टर्म बन जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है तो इंटीग्रेशन डीएम इंटीग्रेशन डीएम इंटीग्रेशन डीएम। इसके बाद अगर आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में नॉलेज नहीं है, जाने दो, कोई टेंशन मत लो। सिर्फ इतना समझो, इंटीग्रेशन ऑफ सीएम सी एंड डीएम जीरो होता है। एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सिमेट्री इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज सिमेट्रिकल, हेंस द इंटीग्रेशन बिकम जीरो। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर इंफिनिटी इंटेंसिटी में पढ़ाऊंगा, बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये टर्म जैसे के जैसे पूरा का पूरा जीरो हुआ, अब आपके पास सिर्फ 2 टर्म बचते हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो आपने डायरेक्टली क्या किया, आपने वो 2 टर्म लिख दिए। फिर हमें पता चला ये टर्म का मतलब तो आईसी होता है, हमने अभी भी निकाला था। ये देखो, आईसी इज पीसी स्क्वायर डीएम, ये देखो पीसी स्क्वायर डीएम। और तुम्हें पता है कि सिर्फ डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम होगा, यानी कि पूरे बॉडी का मास होगा। फाइनल आंसर आ गया, हा या ना। ये फॉर्मूला अब कैसे लगता है वो हमें देखना है।
कैसे आया वो सब लोग को समझा क्या? फटाफट रिप्लाई आना चाहिए. एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग. फटाफट. एवरीबडी शुड बी गिविंग अ रिप्लाई. डन. डन. 2 बार पाइथागोरस थ्योरम मारना है, बस काम खत्म हो जाएगा. अब इस वाले बंदे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. और इस्तेमाल जब तक देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला कितना बेहतरीन कमाल करके दिखाता है तुम लोग को. और अगर तुम रोटेशनल मोशन का एंट्रेंस सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम आना ही चाहिए. आना ही चाहिए. लेट्स सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. मैं आपको यही फॉर्मूला रॉड पे लगा के दिखाऊंगा. साइड में आपको रॉड दिखाई दे रही है. ये एक रॉड है. ये उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है. रॉड की पूरी लंबाई एल की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 12 है. कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है. ये देखो, ये एक्सिस रॉड के एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रही है. डन. अब कोई इंसान उठ के आता है, वो तुम्हें बोलता है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत, मेरे को इधर चाहिए ही नहीं. तो तुमने बोला किधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? वो बोला एक काम करो, रॉड कंसीडर करो. हमने बोला किया. यहां से एक्सिस को पास करो. इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. हमने बोला अच्छा बेटा, क्या ये एक्सिस, क्या बोला उसने, डिमांड क्या किया? डिमांड था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one end of the rod. बराबर है ना? एक कोने से पास हो रही है. हमने अपना दिमाग लगाया. हमें पता है कि सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आईसी होता है. बराबर है? सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आईसी होता है. हमें ये बात पता है. ठीक है. इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h मानना पड़ेगा. यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, अगर तुमने डायग्राम देखा होगा तो. और मेरी कॉमन सेंस के हिसाब से और आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से h की वैल्यू l/2 है. सोच के देखिए, अगर ये टोटल बंदे की वैल्यू l है तो इस बंदे की वैल्यू यहां से लेके यहां तक l/2 की तो होगी. अब तुम्हें अगर I0 निकालना है, तुम्हें h पता चल चुका है, तो किस बात की देरी है? जरा ये फॉर्मूला लगाएंगे. I0 का मतलब होता है IC प्लस MH का स्क्वायर. तो I0 बराबर IC, यानी कि इस वाले डायग्राम के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 12, जो तुम्हें पहले से ही पता था. ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m, h का फॉर्मूला तुमने अभी अभी निकाला, l/2 का स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 आएगा. बराबर. अब इसका एलसीएम लेना है हमें, तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना. आप कैसे एलसीएम लेंगे? ml स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ml स्क्वायर बाय 12. ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर विल बी 4 ml स्क्वायर बाय 12. 4 1 जा 4 3 जा 12. I0 की वैल्यू आ रही है 1/3 ml स्क्वायर. और जरा आंखें हैं तो जरा फाड़ फाड़ के देखिए. ऐसे आया वो फॉर्मूला.
हाँ या ना? इस्तेमाल देखा? इस्तेमाल देखा? तुम्हें सिर्फ ये पता था, तुम्हें ये पता था, क्या पता था? सेंट्रल वाली एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता था। तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं था, तुम्हें सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h होता है, और h को l/2 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है कि किसी को? अगर टोटल वाला डिस्टेंस l है तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच में जो फॉर्मूला आ रहा है वो तो l ही है, l/2 ही होगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। आई होप एवरीबॉडी इज थिंक। हाँ हाँ, आर की जगह पे एल होगा, मैंने कल ही बताया था तुम लोग को। इतना तो तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो ना, कि जो आपका आर है उसकी जगह पे टेक्स्ट बुक ने एल लिखा है, बस और क्या है, बराबर है ना? पर आपको समझ में आ रहा है ना, 1/3 mr² 1/3 ml², एक ही बात है ना। ये जो एल है उसको टेक्स्ट बुक ने यहाँ पे आर पकड़ लिया है बस, इसलिए वो क्यों, मैंने आपको कल भी बताया था, ये चीज अगर घूमेगी, ये चीज अगर पूरी घूमेगी तो ये डिस्टेंस ही आर की तरह होगा ना, क्योंकि ये सेंटर एक्सिस है, तो ये लेंथ ही उसके रेडियस की तरह काम करेगी। गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू इफ यू अंडरस्टूड मैंने कैसे लगाया। कम ऑन, क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है हाउ दिस इज टेकिंग प्लेस? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को क्या पता था और आप लोगों ने क्या निकाला। आप लोगों को क्या पता था और आपने क्या निकाला, ये दो बात आपको पता होनी चाहिए क्लास। दिस टू थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको क्या पता था और आपने क्या निकाला। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है ना? एक एग्जांपल में समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है, एक और एग्जांपल लेते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आप लोग के सामने पेश करता हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब एग्जांपल नंबर 2 में मैं कंसीडर कर रहा हूं एक रिंग। क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? रिंग कंसीडर कर रहा हूं। अगर आपको मेरा कल का लेक्चर याद होगा तो उसमें मैंने टैंजेंट वाली एक्सिस के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया था आपको, अगर आपको मेरे कल की लेक्चर के याद आ रही है तो बिल्कुल ध्यान से समझना। ये एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है। ये देखो फॉर्मूला, ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, कितना फॉर्मूला है? mr²। तुम्हें ये पहले से ही पता है। कोई महाशय उठ के आते हैं और वो आपसे कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे को ये चाहिए, इधर इधर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हमने क्या बता देंगे, क्या फर्क है? पर ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सिस है क्या? दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ टैंजेंट टू द रिंग। बट रियलिटी अगर आप देखोगे तो ये आपकी सेंटर एक्सिस है और ये आपकी टैंजेंट एक्सिस है। ये देखो, ब्लैक पेन इज योर सेंटर एक्सिस एंड दिस पेन इज योर टैंजेंट एक्सिस। आई होप यू आर इमेजिनिंग वो 3D में कैसा दिखेगा। 3D में कैसा दिखेगा, अभी मैं आपको उसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग योर साइड व्यू, पर वो एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है। क्या आपको ये पता है ये दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। उसने इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला है, मुझे सेंटर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता है। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? इसके लिए पहले यस और नो हो जाए। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, इसके लिए पहले यस और नो होना चाहिए। चलो चलो फटाफट रिप्लाई दो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कौन सी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है और कौन सी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के लिए बोला गया है, बराबर है कि नहीं है? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दीज टू थिंग्स? पक्का? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का h डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, कॉमन सेंस है रे, कॉमन सेंस है रे, जल्दी बता। h कितना होगा? कॉमन सेंस है रे, जल्दी बता रे बाबा, कम ऑन कम ऑन। दोनों एक्सिस के बीच में s कितना होगा? h कितना होगा? h क्या है? h किसकी तरह बिहेव कर रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, h किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हाँ, h बिहेव कर रहा है r की तरह। देखा मैंने कैसे पता लगाया? तुम्हें पता चला? इसके पहले भी मैंने ऐसे ही कुछ अंदाज से h पता लगाया था।
ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में h l/2 है, कॉमन सेंस लगाया, टोटल अगर l है तो ये डिस्टेंस l/2 होगा, इसलिए h बराबर l/2 हो गया था। सिमिलर यहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस एक एक्सिस का है, ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h होता है तो h रेडियस का रोल प्ले करेगा। बस काम खत्म। अब आप फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है? लगाओ फॉर्मूला, आई नॉट आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। आई नॉट आई सी कितना है, एम आर स्क्वायर, प्लस एम ये कितना है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि एच की जगह पे आप कितना पुट करोगे, आर। आई नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, 2 mr स्क्वायर। खत्म, काम खत्म। अब तुम्हें दुनिया का कोई भी बंदा किसी भी एक्सिस को, पैरेलल होनी चाहिए पर पैरेलल होनी चाहिए, सेंटर एक्सिस को कोई भी एक्सिस पैरेलल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए तुम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बंदे को बता सकते हो। यहां पे नहीं है, यहां पे वो इस टेबल में वो नहीं है, टेंजेंट वाला फॉर्मूला इस टेबल में नहीं है, ढूंढना मत बैठ के, अलग से दिखाया तुम लोग को निकाल के। हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, क्या टेंजेंट वाली फीलिंग आ रही है? क्या आप लोग को टेंजेंट वाली फीलिंग आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला मैंने? क्या आपको समझ में आ रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है? ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है सब लोग को? अब तुम लोग मुझे एक सॉल्व करके बताओगे, अब तुम लोग मुझे एक सॉल्व करके बताओगे, तुम लोग डिस्क का टेंजेंट के अबाउट मुझे एम आई बताओगे। डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये रहा एक्सिस, डिस्क का फॉर्मूला है ये, दिस इज अ डिस्क, ये आईसी नाम की एक्सिस है, ठीक है, ये वाली एक्सिस आई नॉट वाली एक्सिस है, ठीक है। तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और ये डिस्क के सेंटर के एक्सिस का फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारे सामने, आंसर आना चाहिए, जल्दी करो, बताओ, चलो देखते हैं कितना बताते हो, जल्दी 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 जल्दी, अच्छे से प्रिंस, आराम से सॉल्व करो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। आई नॉट की वैल्यू चाहिए हमें, आई नॉट की वैल्यू चाहिए, टैंजेंट वाली है, डिस्क के टैंजेंट का एमआई चाहिए मुझे। आंसर 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 जल्दी। आई नॉट चाहिए था, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। पहले तो बताओ एच क्या लिया, सब लोगों ने एच क्या लिया? बहुत ही बढ़िया, डायग्राम में ही दिख रहा है रे, डायग्राम में ही दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये डिस्टेंस एच होता है, वही तो आर है, वही तो आर है। अब किस बात की देरी है, पुट करना है, आई नॉट बराबर आईसी कितना है दिया हुआ है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आई नॉट बराबर 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या निकाला, क्या निकाला? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द tangent of a disk। अभी भी आधे लोग गलत सलत आंसर दे रहे हैं, अभी भी आधे लोग 2 mr स्क्वायर बोल रहा है, कोई एम आर स्क्वायर बोल रहा है। हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है रे? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है रे? 2 mr स्क्वायर होता है। हाँ रे जय चौहान,
जिन जिन लोगों का 3/2 mr² आंसर था बिल्कुल सही है, आप लोगों ने क्या गलती किया रे? जो लोग 2 mr² बोल रहे हैं, जो लोग सिर्फ mr² बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन में आईसी की वैल्यू दी नहीं होगी, तुम्हें रट्टा मार के रखना है। कोई तुम्हारे पे इतनी मेहरबानी नहीं करने वाला कि तुम्हें आईसी की वैल्यू देगा। तुम्हें हर एक ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से ये सारे फॉर्मूले तुम्हें रट्टा मार के रखने हैं, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। क्वेश्चन में तुम्हें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस की वैल्यू नहीं दी होगी, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तुम्हें खुद को ये पूरा का पूरा टेबल याद रखना है, तब जाके तुम ये कार्यक्रम कर पाओगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने आंसर गलत बताया। कुछ लोगों ने आंसर mr² बताया, कुछ लोगों ने आंसर 2 mr²। क्या गलती कर दी आपने? फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज योर गलती? बोलो। जय चौहान क्या गलती है? अक्षय सुरवे क्या गलती है? अक्षिता बोलो क्या गलती है? आप लोग ने क्या गलती कर दी? किधर गलती कर दी? अक्षिता तिवारी, सपना, प्रिंस, बोलो बोलो, सब लोगों ने किधर गलती की है? मैं गलती सुनना चाहता हूं, किस बारे में गलती हो गई? सर मैंने r/2 लिया। क्यों r/2 लिया रे गधे? यहां पे पता नहीं चल रहा है अपने को? दिख रहा है? ऐसी छोटी मोटी गलती करेंगे तो कैसे अपन आगे बढ़ेंगे? कैसे अपन आगे बढ़ेंगे? जय चौहान समझ में आ रहा है कि रे बाबा? r/2 कैसे होगा रे? पहले से रेडियस आधा होता है, डायमीटर का आधा पहले से, तुमने और आधा कर दिया। सर जल्दी में मैंने आईसी की वैल्यू हाफ नहीं लिखी, बहुत ही बढ़िया। mr² हाफ mr² प्लस mr² 3/2 mr²। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस थिंग। और एग्जांपल्स लू कि अभी क्लियर है? मेरे को लगता है इतने 3 एग्जांपल में कहानी समझ में आ गई है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके डन है, क्लियर है? 3 एग्जांपल सब लोग के लिए। हो सकता है जब मैं रॉड का एग्जांपल कर रहा था तो हो सकता है किसी को थोड़ा 20% समझाओ, फिर यहां पे आने के बाद 60%, अभी 100%। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबडी इज ओके? तुम्हें एक बात समझ में आई कि तुम्हें सब फॉर्मूले क्यों याद होने चाहिए? तुम्हें अगर आईसी के फॉर्मूले याद नहीं है, अगर तुम्हें आईसी के फॉर्मूले याद नहीं है तो तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने नहीं आएगा। आईसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर क्लियर, डन है? डन है एवरीबॉडी? बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए तो अलग ही लेक्चर लगेगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया बेटा तो न्यूमेरिकल में अपने वांदे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं आज। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी नाम की एक चीज है, पर वो मैं आज नहीं लूंगा बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। अब थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर, ठीक है? एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही होगी, ठीक है? अगर आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है